हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मैं एनर्जी ओसीडी के बारे में। लोगों को डर होता है कि उन्हें या उनके फैमिली मेंबर्स को हार्म हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएंगे, किसी से बैड वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इविल आई का डर होता है उनको, या किसी के भी वीक ऑरा में एंटर हो जाएंगे और फिर वहाँ से उनको किसी भी तरीके का कुछ हार्म हो सकता है। तो बहुत सारे क्लीनिंग रिचुअल्स करना, प्रेयर करना, बड़े अलग-अलग न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर, रीअश्योरेंस, तमाम तरीके के वही सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाते हैं, कुछ अवॉइड करने लग जाते हैं। पेन इसमें भी बाकी किसी भी ओसीडी थीम की तरह ही बहुत ज़्यादा होता है। बहुत तकलीफ़ में इंसान होता है क्योंकि उसके दिमाग में जो भी इमेज आ रही होती है या उसके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि ऐसा ही हो जाएगा। तो ओसीडी बहुत सताता है, चाहे कोई भी थीम हो। मैं आपको डिटेल में पूरी साइकिल समझाऊँगी इसकी, इसके क्या-क्या सिम्पटम्स देखने के लिए मिलते हैं और इसके क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको 20 टिप्स दूँगी जिससे कि आप अपनी एनर्जी ओसीडी से रिलीफ़ पा सकते हैं। देखिए, ओसीडी की कोई भी थीम हो, वो बहुत ही टॉर्चरिंग होती है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं या जिनके फैमिली मेंबर्स सफ़र कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इंसान ऊपर से ठीक-ठाक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, वो बहुत तकलीफ़ में होता है। उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही होती है, उसे पता भी होता है लेकिन उसका कंट्रोल अपने ऊपर होता ही नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें है सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बाकी ओसीडी सफ़रर्स के साथ भी शेयर करना है क्योंकि आपका एक शेयर उनकी मदद करेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब जल्दी से ना आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप मेडिटेशन करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। शुरुआत में आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि एनर्जी ओसीडी वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि मेडिटेशन में या ब्रेथ के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी या किसी और की एनर्जी को कंज़्यूम कर लेंगे, ये फ़ियर भी होता है। पर ये एक तरीके का एक्सपोज़र एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। कि जिस चीज़ से डर है, आप उसे ही कर रहे हैं और आपका एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा, जो आपका एक्सपीरियंस आएगा उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आपका माइंड आपको फ़ॉल्सली ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो डरे ना, मेडिटेशन करते हुए, ब्रेथ वर्क करते हुए डरे नहीं, बल्कि इसे ज़रूर करें क्योंकि मेरे पास एनर्जी ओसीडी के क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो ब्रेथ के थ्रू जैसे इन्हेल करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी जो है उसको अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे इन्हेल करते वक़्त। या अगर वो कुछ छोड़ रहे हैं तो उनके अंदर वो आ गई है तो वो स्प्रेड कर देंगे और पास में उनका कोई फैमिली मेंबर है तो उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके का डर भी होता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सामना करने के लिए ये करना है तो करना ही है। चलो अब हम समझ लेते हैं। तो मैं बात कर ही रही हूँ एनर्जी ओसीडी के बारे में, तो मैं बता रही थी आपको कि हाँ, कंटामिनेशन का लोगों को डर रहता है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाइब्स एनर्जी को कैच कर लेके किसी के बैड ऑरा में, है ना, इविल आई वगैरह का इस तरह से डर होता है। तो बहुत डर लगता है कि वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे, ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे हार्म, खुद के लिए भी या फिर अपने जो भी उनके नियर एंड डियर वन्स, या इवन कई बार अननोन के लिए भी। इस तरह से लगता है। तो वो चेक करेंगे, प्रेयर करेंगे, क्लीनिंग के रिचुअल्स, रीअश्योरेंस, अवॉइडेंस, कुछ भी, सब लोग अलग-अलग तरीके से जैसे भी उनका ब्रेन उनको सेफ फ़ील करने का तरीका सजेस्ट करता है, बस वो करने लग जाते हैं। अब समझते हैं इसमें इसके साइकिल को, ट्रिगर को। अगर किसी के भी पास होते हैं जैसे कि कोई भी डिस्ट्रेस्ड है ना? विज़िटिंग हॉस्पिटल, फ्यूनरल, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई भी टॉक्सिक पोस्ट को स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत टायर्ड, हैवी फ़ील कर रहे हैं, कुछ भी नज़र के बारे में इस तरीके से सुन रहे हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे बहुत जो पुराने खंडर जैसे हाउसेज़ होते हैं, कुछ मंदिरों के बारे में, कुछ भी इस तरीके के उनके ये ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो हर इंसान के दिमाग में कोई स्टोरी फिट होती है। उसने कुछ ऐसा सुना होता है, दूसरे के एक्सपीरियंसेस ना किसी ने, और वो ज़रूरी नहीं उसके एक्सपीरियंसेस भी हों, हो सकता है उसकी भी सुनी-सुनाई बातें हों, जिसका कोई बेस ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने सुन रखी होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, और क्योंकि जब भी कोई अजीब अटपटी-सी बेतुकी-सी बात होती है, तो उस पर हमारा दिमाग ज़्यादा गौर करता है। या किसी के साथ कुछ ऐसा बाय चांस हो गया और उसने उसे मैजिकली कनेक्ट कर लिया कि ये इस वजह से हुआ था। तो वो सब चीज़ें भी हम पर इम्पैक्ट डालती हैं और वही हमारे ट्रिगर बन जाते हैं। तो जितने लोग इस थीम से सफ़र कर रहे होंगे, सबके ट्रिगर्स कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। ये कॉमन वाले मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। अब इंट्रूसिव थॉट, फीलिंग या इमेजेस आती हैं कि जैसे आई एम एब्ज़ॉर्बिंग देयर नेगेटिव एनर्जी, कि अगर आप किसी पर्सन के पास हैं, कोई बीमार है,
किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई है, तो मैं उनकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है ना, मतलब क्या होता है, आप किसी बीमार इंसान के पास या किसी के घर में कोई मौत हो गई है या कोई और बड़ी परेशानी चल रही है, तो आप बैठते हैं। तो नेचुरल सा है कि जब आप उस इंसान के पास होते हैं, तो थोड़ा आप उससे कंसर्न्ड होते हैं, वो आपके क्लोज़ होता है, तो आप भी थोड़ा-सा टेम्परेरी दुखी हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एनर्जी को ऐसे एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर कि उसकी बीमारी आपके अंदर आ जाएगी या उसकी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स बन जाएँगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, टेम्परेरी हम उसमें सिंक करने लगते हैं कि कोई रो रहा है, कोई बहुत परेशान है, हमारे बहुत क्लोज़ है, तो हम भी उस टाइम थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं, या कोई बहुत खुश होता है, तो हम भी बहुत खुश होते हैं उसमें। पर ये सब इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि सच में आप उनकी एनर्जी को इस तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, वो आपके अंदर स्टे हो जाएगी कि वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ भी होने लग जाएँगी। तो जब वो इस तरीके से डर के रूप में आप पर हावी होती हैं, तब प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ एनर्जी तो एक्सचेंज करते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, तो एनर्जी तो हम एक्सचेंज कर ही रहे हैं ना, सब कुछ एनर्जी तो है। पर ये जो ओसीडी के रूप में आपको डरा रही है, ये आपके सोचने का गलत तरीका है। तो अब इस तरीके से जैसे सोच रहे हैं हम ना, माय ऑरा इज़ पॉल्यूटेड, या इफ आई डोंट क्लेंज़ माय फैमिली विल गेट सिक। तो लोग ना बड़ा क्लीनिंग करते हैं। मेरे पास एक लड़का आया था, वो इतना अपना ऑरा क्लीन कर रहा है, दिन में 8-8 10-10 बार। भई आप दिन में 8-8 10-10 बार, मतलब आधा घंटा, कभी 40 मिनट, कभी डेढ़-डेढ़ घंटा भी, क्योंकि अगर कोई भी उसके दिमाग में उस ड्यूरिंग जब वो अपना ऑरा क्लीन कर रहा है, कोई बैड थॉट आ जाए, तो दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। उसको ये था कि कहीं मैं बैड एनर्जी ट्रांसफर ना कर दूँ अपने फैमिली मेंबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स जो है ना उस नेगेटिव एनर्जी से अफ़ेक्ट हो जाएँगे, उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आएँगी। अगर वो हैंडल नहीं कर पाए, तो अननेसेसरी फेलियर उनकी लाइफ में आएगा, फिर वो डिप्रेस हो जाएँगे, और अगर किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया तो क्या होगा? मेरी वजह से ऐसा हो जाएगा। वो सब चीज़ें उस पर इतनी हावी हो जाती थी कि बार-बार आप अपना ऑरा क्लीन करते रहना। और अब आप ये देखिए कि दिमाग बेतुकी बात कर रहा है, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक वे में प्रेज़ेंट करता है दिमाग, कि ऐसा लगता है कि हमारी सारी समझ खो गई है, और जो दिमाग उस वक़्त सजेस्ट कर रहा है बस वो ही लगता है। तो इंसान, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, कितना भी एजुकेटेड हो, कुछ हो, लेकिन जब वो डर हावी होता है, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो इस तरीके के कुछ अलग-अलग थॉट्स, इमेजेस लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। जैसे एक लड़की जिसको एनर्जी ओसिडी की प्रॉब्लम थी, तो उसको ऐसा लगता था कि वो जब ब्रेथ आउट कर रही है और वहाँ पर कोई भी है उसकी फैमिली में से, इवन उसके घर में काम करने वाले मेड सर्वेंट्स भी अगर हैं, तो ब्रेथ आउट कर रही है, तो उसके थ्रू उसके ब्रेथ आउट होने के प्रोसेस में नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर स्प्रेड हो रही है, और इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस वजह से उसने अपने घर का सारा स्टाफ भी निकाल दिया था, अपने रूम में किसी को नहीं आने देती थी। एक रूम में अपने आप को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बंद कर लिया है इंसान ने। क्योंकि अब आदमी साँस तो लेगा ही ना, साँस तो रोक के नहीं रख सकता। तो साँस का आना-जाना तो चलता रहेगा। तो वो क्या करती थी, रूम में किसी को एंटर नहीं करने देती थी कि उसका खाना-पीना भी रखना है तो गेट बंद रहेगा, बाहर रख दो और उसको बोलकर बता दो। फिर वो गेट खोलेगी जब सब चले जाएँगे, और फिर अपना खाना अंदर उठाएगी और फिर खा लेगी। क्योंकि वो जिस एरिया में है और वहाँ पर ब्रेथ आउट कर रही है, तो उससे किसी को हार्म हो जाएगा। इतना डर था। अब देखिए कोई इंसान कैसी ज़िंदगी जी रहा है कि अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लिया है उसने। तो कुछ भी, किसी के भी दिमाग में कोई भी थॉट, फीलिंग, कोई भी इमेज ऐसे आ सकती है। अब इसमें जो अप्रेज़ल है बिल्कुल कैटास्ट्रॉफ़िक मीनिंग निकालता है कि दिस थॉट मीन्स डेंजर, ये जो थॉट आ रहा है खतरा है, एनर्जी इज़ स्टिकी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। फिर जो एनर्जी है ना वो स्टिकी है, चिपक जाती है, और जो भी कुछ हार्म होगा, जो भी दूसरे की लाइफ़ में लॉस या कुछ भी होगा, तो वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अननेसेसरी उस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फ़ील कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई लेना एक ना देना दो, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप जो है ना मैजिकल वे में, ये एक तरीके की मैजिकल थिंकिंग है, और इसमें इंसान अपने आप को बहुत टॉर्चर करता रहता है। एंग्ज़ायटी की होती है, बहुत डिस्कम्फ़र्ट होता है ना, तो बहुत ही डर लगना, एकदम एक्सट्रीमली ऐसे डेडली फ़ियर लगना, बहुत गिल्ट होना, बॉडी में टेंशन होना, और कुछ करें बस रिलीफ़ मिले, चाहे ऊट-पटांग कुछ भी दिमाग सजेस्ट करे, बस कुछ करना है, ये अर्ज बहुत हावी हो जाती है। और इंसान फिर कंपल्शन करता है, वो भी जो मेंटल होते हैं और वो भी जो बाहर बिहेवियर में देखते हैं। तो क्लीनिंग के रिचुअल्स होते हैं, जैसे शावर लेना, सॉल्ट वाटर लेना, किसी भी तरीके से कोई मंत्रा वगैरह कुछ करना, या कोई भी और जो भी कुछ बता दें ना कान में, कहते हैं ना, एक चिड़िया भी फूँक गई कि ये कर लो, इससे तुम लोग सेफ रहोगे। तो धागे, अंगूठी से लेके कुछ भी हो सकता है वो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी।
न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उन चीज़ को, वाइब्स को चेक करना, है ना? कि इस पर्सन के साथ मेरे को कैसी फीलिंग आ रही है, और बॉडी को स्कैन करते रहना कि कहीं हैवीनेस या कहीं पर किसी तरीके का पेन, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं फ़ील होना शुरू हो गया है। टॉक्सिक लोग जो भी होते हैं, थोड़े से टफ, थोड़े नेगेटिव बोलने वाले लोग होते हैं, ऐसे कुछ प्लेसेस जिनके बारे में ऐसा कुछ सुन रखा है, उन सबको अवॉइड करना। दूसरे लोगों से पूछना कि तुम ठीक तो हो ना? और मन ही मन में कुछ भी ऐसे प्रेयर करना, जैसे अगर कुछ नेगेटिव बात सुन ली है तो उसको कैंसल, 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 कुछ इस तरीके से, या कुछ भी ऐसे मंत्रा से उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ कर देना। कोई भी जो है ना प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट अपने पास रखना। जैसे एक लड़का मेरे पास आया जब उसको एनर्जी ओसीडी थी, तो उसने ना अपने पास एक रॉड रख रखी थी। उसके पास एक पीतल की रॉड थी जिस जो किसी ने दी होगी उसको, और ये बोला होगा कि ये तुम अपने पास रखोगे तो ये सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आप दूर रहोगे। तो वो उसको कैरी करता था, कहीं पर भी जाता था। अगर वो रॉड गलती से कहीं रह जाए तो वो वापस जाना और उसको लेना, उसके बिना वो कहीं जाता ही नहीं था। उसको लगता था कि बस इसी रॉड ने ही मेरे को बचा रखा है। तो सबके अपने-अपने इस तरीके से कुछ हो सकते हैं। और सोशल मीडिया से लोग अनफ़ॉलो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं बहुत सारे उनको, और बहुत सारा जो है ना क्या कहते हैं ऐसे इन्हेल, एक्सहेल भी बहुत सारे लोग करते हैं। ग्राउंडिंग वर्क, हमेशा एकदम बस प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है मुझे। मतलब वो अपने थॉट से, इमेजेस से इतने डरने लग जाते हैं कि हर समय बस ग्राउंडिंग की कोई ना कोई टेक्नीक करते रहते हैं। तो अलग-अलग लोगों के कुछ कुछ अलग-अलग बिहेवियर सामने आते हैं, और इससे भी अलग हो सकते हैं आपके। लेकिन क्योंकि हर चीज़ एकदम 100% कवर करके परफेक्शन के साथ नहीं प्रेज़ेंट की जा सकती है, तो ये मैंने जो मोस्ट कॉमन दिखाई देते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इससे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रैप है भाई ये। तो रिलीफ ना टीचेस द ब्रेन कंपल्शन कीप्स अस सेफ, कि भाई जो कंपल्शन है ना वो हमें सेफ रखते हैं। तो जिससे ऑब्सेशन स्ट्रांग हो जाते हैं, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है, और आपका ओसीडी पनपता रहता है, पनपता रहता है। तो कंपल्शंस करना ही ओसीडी की साइकिल को स्ट्रॉन्ग करता है। जब तक हम किसी भी तरीके से ही टेम्परेरीली सेफ्टी बिहेवियर्स को अपनाते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक हमारा ब्रेन सीखेगा ही नहीं कि इन सब के बिना भी हम सेफ फील कर सकते हैं। ये सब फेक है। आगे देखते हैं सिम्पटम्स का। देखो, साइकोलॉजिकल लेवल पर, थॉट बिलीफ लेवल पर, मैजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि माय एनर्जी कैन हार्म अदर्स। सो ये मैजिकल वे में रिस्पॉन्सिबल फील करना है ना, हर चीज़ को पर्सनलाइज कर लेना, और मैजिकल थिंकिंग यानी कि अनरिलेटेड चीज़ों को भी कनेक्ट कर कर देखना। तो यहाँ पर जो मैजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें क्या है, पर्सनलाइजेशन एंड मैजिकल थिंकिंग डिस्टॉर्शन को कंबाइन कर कर ये क्या हुआ है, मैजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा बेसलेस कनेक्शन है, और आप ज़बरदस्ती अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। अगर आप जो है ना सभी चीज़ों का बोझ अपने कंधों पर उठाएँगे, तो सच में क्या होगा, आपके कंधे दब जाएँगे, पेन करेंगे। तो इस तरीके से लोग ना बहुत डिस्टॉर्टेड वे में सोचते हैं। ओवर इम्पोर्टेंस दे देना थॉट्स को। फीलिंग हैवी मीन्स आई हैव एब्ज़ॉर्ब्ड नेगेटिविटी। मतलब अगर हैवी फ़ील कर रहे हैं, तो उसको सीधा ये ना दिमाग में करा रहे हैं कि मैंने एब्ज़ॉर्ब कर लिया नेगेटिविटी। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ भी ऊट-पटांग कुछ भी थॉट आ रही है, थॉट जस्ट थॉट है। उनको अगर आप जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना, उतना ज़्यादा उसी तरीके की थॉट्स आएँगी, क्योंकि उनको अटेंशन मिल रही है, उन पर फ़ोकस जा रहा है। तो आपको समझना है कि किसी भी तरीके की थॉट दिमाग बनाकर प्रेज़ेंट कर सकता है, क्योंकि इतना कुछ सुना हुआ होता है आपने, और कभी उससे रिलेटेड कोई भी इस तरीके का क्यू मिलता है, तो दिमाग ऐसा बना देता है। पर ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर थॉट को सच मानना और हर थॉट पर इतना अटेंशन करना, उससे डर जाना। थॉट्स को थॉट्स की तरह से लो। इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनलेस आई एम 100% श्योर द एनर्जी इज क्लीन, इट्स रिस्की। 100% श्योर कैसे हो सकते हो आप? वैसे इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी पर अभी मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ओसीडी के लूप में फंसाता है। जो भी लोग इस तरीके के रिचुअल्स में जो है ना शामिल हो जाते हैं, और बस हर चीज़ सर्टेन करना चाहते हैं, उन्हीं का दिमाग और बड़ी और बड़ी और बड़ी करता है, और ऊट-पटांग इंट्रूसिव थॉट्स की चेन रुकती ही नहीं है। परफेक्शनिज़्म अबाउट प्योरिटी, माय ऑरा मस्ट बी परफेक्टली क्लीन। परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है, इल्यूजन होता है, और ये बस तुमको वहीं पर अटका के रखता है। तो इस तरीके के डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स, और ओसीडी में किस-किस तरीके के डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, उस पर भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था। तो अगर अभी तक वो नहीं देखा है, तो उसको भी देख लेना। नेक्स्ट है इमोशनल लेवल पर एंग्ज़ायटी होती है, बिल्कुल ड्रेड, गिल्ट, शेम, है ना? आई एम अ बैड इन्फ्लुएंस, इस तरीके के कुछ अंदर फीलिंग होती है, जो थॉट होते हैं जो कि इस तरीके की फीलिंग को पैदा करते हैं।
इरिटेबिलिटी आपको बहुत महसूस होती है और रिलीफ केवल रिचुअल से मिलता है, लेकिन वो रिलीफ बहुत ही जल्दी फेड भी हो जाता है। और देखो, सोमैटिक लेवल पर यानी कि फिजिकल लेवल पर क्या होता है, सोमैटिक स्कैनिंग करता रहता है आदमी। चेस्ट में टाइटनेस फील होना, हैवीनेस फील होना, टिंगलिंग, फटीग, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट के बाद भी रिपीटेडली कोई भी क्लेंजिंग रिचुअल्स में हो जाते हैं लोगों की, कई बार ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत ही रिचुअल फटीग महसूस करते हैं, वो पूरा बॉडी भी दर्द करने लग जाती है, क्योंकि इतना रिपीट करते हैं, इतने लॉन्ग आवर्स। अगर कोई भी इंसान रिपीटेटिव कुछ बिहेवियर कर रहा है तो उसकी बॉडी तो पूरी तरीके से उसको फिर सिग्नल देगी ना कि भाई मेरे को इतना तुमने टॉर्चर कर दिया, स्टॉप इट। लेकिन ओसीडी का डर ही ऐसा होता है कि कितना भी तकलीफ हो रही हो, आदमी रोक नहीं पाता है। बिहेवियर लेवल पर अवॉइडेंस, लोगों को, प्लेसेस को, न्यूज़ को रीअश्योरेंस लेना, है ना? इसी तरीके से रिपीटेड रिचुअल्स जैसे सॉल्ट बाथ वगैरह, इस तरीके से एंड रूल्स को जो है ना क्या कहते हैं फॉलो करना, कि कोई भी इंसान, अगर आप ऐसे अनरियलिस्टिक रूल्स बना लोगे, जैसे मुझे इस पे ध्यान आया कि एक लड़के ने वो बनाया कि उसको बहुत एनर्जी का और उसका ये था, तो उसके ना कुछ नंबर्स भी, ऑड इवन नंबर्स भी इससे कनेक्ट हो गए थे। तो उसको ऐसा लगता था कि हर ऑड नंबर के साथ नेगेटिव एनर्जी को हम बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करते हैं। अब उसको एक रूम से दूसरे रूम में भी जाना होता था, तो वो सिंपल उसने अपने हर घर के, मतलब अपने घर के हर रूम में जो घड़ी लगा रखी थी, ऐसे लगा रखी थी जैसे उसका अगर यहाँ दरवाज़ा है तो बिल्कुल ठीक सामने जो है ना उसको घड़ी दिखनी चाहिए। और वो घड़ी में ये देखेगा कि अगर घड़ी की जो सुइयाँ हैं, वो उस नंबर पर पॉइंट है जो इवन नंबर है, और दोनों सुइयाँ इवन नंबर पर पॉइंट होनी चाहिए, तब जाकर वो रूम में एंटर करेगा। इस तरीके से अदरवाइज़ अगर एक भी सुई, वो जो बड़ी सुई और छोटी सुई होती है ना, हम ऐसे देखते थे ना, तो वो अगर जैसे अगर 2 पर है, ठीक है? और इधर आपके जो है ना 10 पर है या 6 पर है, तो वो क्या हुआ कि उसके लिए वो रहेगा कि हाँ, कि अभी जो है ना ये इट्स अ गुड टाइम टू एंटर। और कई बार उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे अगर टाइम ऐसा हो रहा होता है कि वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली 2 पर भी पॉइंट नहीं करती है, 2 और 3 के बीच में है। क्योंकि जैसे-जैसे अगर 2 के बाद 3 बजेंगे, तो डेफ़िनेटली वो तो 3 की तरफ खिसक रही होती है, और 3 हो गया उसमें ऑड नंबर, और ऑड नंबर के साथ उसकी कंडीशनिंग ऐसी है कि ऑड नंबर्स के साथ नेगेटिव एनर्जी को बहुत तेज़ी से और एब्ज़ॉर्ब किया जाता है, तो उसको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। फिर उसको ये होता था कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मैं जो है ना वेट करूँ कि जब दोनों सुइयाँ एग्ज़ैक्ट पॉइंट कर रही हों, यानी कि एग्ज़ैक्ट 2 बज रहे हों, एग्ज़ैक्ट 3 बज रहे हों, एग्ज़ैक्ट 4 बज रहे हों, इस तरीके से। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, और घंटों-घंटों वेस्ट होना, बिल्कुल फ्रीज़ होकर वहाँ पर खड़े हो जाना। और कई बार ऐसा होता था कि जब बिल्कुल ही एग्ज़ॉस्ट हो गया, एक बार उसको बड़ा चक्कर आ रहा था, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, तो फिर उस टाइम पर एंटर भी कर गया कि कोई बात नहीं, अभी जब नहीं हुआ जा रहा है, बिल्कुल ही गिरने को तैयार, तो फिर अंदर एंटर भी कर गया। तो मतलब ओसीडी देखो इतना मैनिपुलेटिव भी है कि जब बिल्कुल ही लग रहा है अब नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पर एंटर कर दिया, और जब तक हो रहा है, जब तक तुम बिल्कुल ही ड्रेन नहीं हो गए, एग्ज़ॉस्ट नहीं हो गए, बिल्कुल ही हालत ख़राब नहीं हो गई कि अब तुम गिर ही जाओगे, तब तक वहाँ खड़े हुए बस वेट कर रहे हैं कि वो एक परफेक्ट क्लॉक में जो नंबर्स की पोजीशनिंग हो जाए। तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से सताती है, और बहुत ही ज़्यादा सफ़र कराती है, हद से ज़्यादा सफ़र कराती है। तो इस तरीके का भी ये होता है, ठीक है? अब कुछ भी लोग ना बड़े सारे कुछ चीज़ें पहन रहे होते हैं, कोई हाथ में कड़ा-सा पहन लेता है, कोई उँगलियों में कुछ पहन लेता है, कोई अपने रूम में कहीं लगा देते हैं, वो ईविल आई के तो आपको कॉमनली देखते हैं ना बाज़ार में कितने बिकते हैं कि ये टाँग लो, या हाथ में भी लोग पहनते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से भी कुछ पैसिव सेफ्टी बिहेवियर्स भी करते हैं। और एंडलेस वाइब टेस्टिंग, लोगों से बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक और लड़का मेरे पास आया था, उसको एनर्जी ओसिटी थी। तो वो उसके घर में 3 ही लोग थे, उसके अलावा उसकी छोटी बहन, मम्मी-पापा, और वो बस उनका मूड चेक करता रहता है, ये कौन-सी वाइब्स में है, कौन-सी इस टाइम एनर्जी में है। अगर वो लोग किसी भी तरीके से लो एनर्जी सेंस करता था उनकी, तो बस तुरंत उसके अंदर वो चालू हो जाता था कि अब इन्हें मुझे एकदम से हाई एनर्जी में शिफ्ट करना है। अरे भई, ये तो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। कभी हम खुश होंगे, कभी थोड़ा बहुत उदास होंगे, दुखी होंगे किसी बात पे, कभी चिंता कर रहे होंगे, ये तो सब सबके साथ चलता रहता है। लेकिन बस उसने जहाँ सेंस किया कि छोटी बहन भी अगर किसी भी वजह से थोड़ी-सी भी ऐसा लग रहा है, कम भी हँस रही है, फ़ौरन इतनी क्वेश्चनिंग करना उससे कि फ्रस्ट्रेट हो जाती थी वो। अरे भाई क्या हो गया? मैं ओके हूँ। इतना चिंता करने की क्या बात है? मम्मी-पापा सब फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, क्योंकि इसको लगा अगर ज़रा-सी भी उनकी एनर्जी लो है, तो बस ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी एनर्जी को एकदम अपलिफ्ट करना। तो घरवाले भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब इतना रोज़-रोज़ का होता है, तो अलग-अलग लोगों के साथ थोड़ा अलग-अलग कुछ भी हो सकता है।
अब स्टार्ट ही क्यों होता है, अब देख लेते हैं। इसके कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं और जो जिससे ये मेंटेन होते रहते हैं। हाई सेंसिटिविटी, जो एचएसपी लोग होते हैं, है ना? बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्म को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो लोग जल्दी फँस जाते हैं उसमें। और लर्निंग हिस्ट्री भी होती है, मैसेजेस अबाउट इविल आई एनर्जी के बारे में इस तरह से सुन रखा हो और फैमिली ने कुछ इस तरीके के क्लीनिंग रिचुअल्स को मॉडल किया हो। क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो उनका पूरा फैमिली का पूरा हिस्ट्री, चाइल्डहुड सब खंगाला जाता है। तो मिलता है कि उनके घर में इस तरीके से सुपरस्टिशंस बहुत फॉलो किए जाते थे। जैसे अगर किसी की डेथ भी हो गई है तो उसमें से आए हैं तो नहला रहे हैं, सारे के सारे कपड़े-वपड़े साफ करा रहे हैं। इवन हर चीज़ को एंड पूरा घर में भी जो है ना क्या कहते हैं गंगा जल छिड़का जा रहा है, जहाँ-जहाँ पॉसिबल है पूरा धोया जा रहा है, जहाँ-जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पूरा गंगा जल छिड़का जा रहा है। ये पाठ हो रहा है, इस तरीके से धूप बत्तियाँ लगाई जा रही हैं और वो धुनी फैलाई जाती है जिससे घर की शुद्धि की जाती है। इस तरीके के तो मैंने जस्ट आपको एक इंसान का बताया कि ऐसे देखा। तो सबके जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी क्योंकि सबने कुछ-कुछ अलग-अलग इस तरीके से देखा है। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो खंडर जैसे से घर होते हैं या जो बहुत विशालकाय बड़े पुराने पेड़ होते हैं, जिनकी लाइफ हज़ारों सालों की होती है, तो बहुत कुछ इस तरीके से सुन रखा उनके बारे में। तो वहाँ सबसे ना वो एनर्जी पर लोग ना बिलीव कर लेते हैं इन सब चीज़ों पर और फिर जो भी आप रिपीटेडली देखते हो या अपने बड़ों को करते हुए देखते हो या जो आप लोगों के एरिया में जहाँ पर रहते हो, उस उधर कोई इस तरीके का कोई अंधविश्वास वगैरह फैला हुआ है, तो वो सब कुछ इतना देखकर, सुनकर, रिपिटिटिवली इतने सारे लोगों को करता हुआ देखकर ऐसा लगता है अरे! सच ही होगा और वही कंडीशनिंग फिर आपको सताती भी है। और ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे स्ट्रेसेस थे, पहले से कोई ग्रीव, बर्नआउट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा था, तो उससे क्या होता है कि वो ना बेसलाइन जो एंग्ज़ायटी होती है उससे ऊपर वो सब चीज़ें आप ना कूद जाते हो। मतलब आपके अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार आप अननेसेसरी रिलेट कर लेते हो उल्टी-सीधी चीज़ों को। और है कॉग्निटिव स्टाइल्स, इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, मैजिकल थिंकिंग, थॉट एक्शन फ्यूजन, है ना? जैसे सोच लिया तो ऐसा हो ही जाएगा, अब ये रियलिटी हो जाएगी, इस तरीके के डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स आपके कॉजेज़ होते हैं इसके। और देखो अकोमोडेशन फैमिली के कुछ भी जॉइंट रिचुअल्स हो सकते हैं ना, कुछ भी इस तरीके से अरे डोंट वरी हम क्लीन कर देंगे हाउस को, कुछ भी इस तरीके से वो मेंटेन फिर रखते हैं। और अनइंटेंशनली घरवाले भी थोड़ा-सा ना कई बार ना फ़ीड कर देते हैं। इस तरीके की कहीं से कोई बात सुन ली, तो फिर उसको और वैलिडेशन दे दिया कि हाँ, ऐसा तो हमने भी सुना था, ऐसा तो होता ही है। या फिर किसी के मन में इस तरीके की डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न आ रहे हैं, उसको समझे बिना, बस ये है कि हमारे पर्सन की तकलीफ़ कम हो जाए, तो फिर उसकी ओसीडी को फ़ीड करने के लिए उसको रीअश्योरेंस देते रहना या उसके साथ ही इस तरीके के सेफ्टी बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाना, ये सब भी क्या है, उसको ओसीडी को मेंटेन रखती है। तो इस तरीके के कुछ कॉजेज़ और मेंटेनेंस रीज़न्स होते हैं। ठीक है? अब देखो समझ लेते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू। सेल्फ एब्सॉर्प्शन फियर, आफ्टर कंसोलिंग अ फ्रेंड यू फील चेस्ट हेवीनेस। ठीक है, आप किसी को कंसोल कर रहे हो तो कभी-कभी ऐसा होता है बहुत क्लोज़ है तो इस तरीके से थोड़ा-सा हैवी आप फील कर सकते हो। थॉट आइए एब्ज़ॉर्ब्ड हर सैडनेस एंड फिर उससे क्या कर रहे हो आप? आपने ये बिलीव कर लिया कि मैंने उसकी जो सैडनेस है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो आप ना सॉल्ट शावर ले रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी मंत्रा को जिससे कि आपकी क्लींजिंग हो जाए पूरी 21 टाइम्स या कुछ भी इस तरीके के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। पब्लिक स्पेसेस यू रिफ्यूज़ हॉस्पिटल्स और फ्यूनरल्स अगर अवॉइडेबल हैं, ठीक है? और कई बार नहीं भी हैं अवॉइडेबल तब भी जो है ना क्या कहते हैं जाना बहुत ज़रूरी भी है तो लेकिन लोग नहीं जाते हैं। जैसे ऐसे मेरी क्लाइंट के साथ हुआ, तो उनकी खुद की मामी जिससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थी, बचपन में उनके पास वो 6 साल रही थी। जब उनकी मदर की नई-नई नौकरी लगी थी, तो कोई और नहीं था उनकी टेक केयर करने के लिए, तो वो मामी जिनकी डेथ हुई थी, उन्होंने बिल्कुल बेटी की तरह पाला था और बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तब तक वो इस एनर्जी ओसीडी के लूप में फँस गई थी और वो बहुत रोई, बहुत तड़फ़ी लेकिन वो गई ही नहीं उनकी मौत में, उनकी डेड बॉडी क्योंकि उनको लगा था कि वो एनर्जी कंज़्यूम कर लेंगे इस तरीके से और फिर उनके किसी और क्लोज़ वन की भी बेटे की, हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो इतना भी ओसीडी टॉर्चर कर देता है।
कई बार लोग बहुत सारे ना बर्निंग रिचुअल्स हैं, जैसे एक और मेरे क्लाइंट थे, तो वो क्या थे कि अपने घर में ना हमेशा एक उन्होंने वो रख रखा था पॉट सा, और उसमें हमेशा वो अग्नि जला कर रखते थे, क्योंकि सुना है कि अग्नि जो है ना शुद्धि करती है। तो वो मेक श्योर करते थे कि उसमें अग्नि बुझे ही ना, और वो अग्नि जलती रहे और उनका घर क्लीन रहे। तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग इस तरीके से हो जाता है। क्लोथ्स को चेंज करना, पब्लिक प्लेस से आए हैं तो वॉश करना, जब तक कि राइट फ़ील ना हो, बिल्कुल कि हाँ, भई एकदम लाइट फ़ील ना हो और एकदम राइट फ़ील ना हो कि बिल्कुल अब सही हो गया ये। वही परफेक्शन के लेवल तक, जब तक दिमाग का सैटिस्फैक्शन का स्केल पूरा नहीं हो रहा है, और सैटिस्फैक्शन का स्केल कुछ सर्टेन नहीं होता है, वो कभी भी रुकता है, कभी आधा घंटे में रुक गया, कभी 1 घंटे में रुक गया, कभी तो 2-2 3-3 घंटे भी। और देखो एग्ज़ाम्पल डिजिटल कंटैमिनेशन, डिलीट कर दिए कुछ भी डीएम्स वगैरह है, कुछ भी पोस्ट, कुछ भी लोगों के नंबर डिलीट कर दिए, कुछ भी, क्योंकि वो टेक्स्ट या कुछ लोगों के नंबर फीड हैं, वो कुछ बैड एनर्जी लेकर आ रहे हैं। तो फ़ोन को क्लीन कर दिया, इस तरीके का भी लोगों में देखा जाता है। और हार्म टू फैमिली तो अवॉइड कर रहे हैं आप, हग ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, तो वो अपने बच्चों को हग ही नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि नहीं, अगर उन्होंने हग कर दिया, वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं, बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बच्चे इतना डिप्राइव्ड फ़ील करते थे कि पापा पहले तो हमें हग करते थे, अब क्यों हग नहीं करते हैं? तो इस तरीके का भी देखा जाता है ना। सो बहुत कुछ ऐसा है। अ, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे मेरे एक और क्लाइंट थे, तो उनको जभी भी कुछ सर्दी, जुकाम, बुखार भी हो जाता था, तो बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेटेड उनको लगता था कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरा घर ही बीमार पड़ जाएगा। तो कभी-कभी तो ऐसा लगता है बचकानी बेतुकी बातों पर लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन भई जिसके अंदर हो रहा है, उसके अंदर इतना इंटेंसिटी के साथ हो रहा है कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा उसकी बातें बेतुकी हैं, बट उसे लग रहा है कि ये सब कुछ सच है। अब सॉल्यूशन की बातें कर लेते हैं। ये हैं कुछ 20 एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ जो आपको एनर्जी ओसीडी में बहुत रिलीफ़ देंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है, और आप कुछ लोग 100%, कुछ लोग 70-80% तक भी क्योर हो जाते हैं इन सब चीज़ों को जो मैं बताती हूँ वीडियो में, उसे यूज़ कर के। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी हो पाते हैं लोग। अगर आप भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे होंगे अपने उससे, तो देखो भाई, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे हेल्प ले लेना, मतलब किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं वीडियो में वो सब कुछ सिखा रही हूँ जो आपको गारंटीड हेल्प करेगा। तो इसलिए आप पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से फ़ॉलो करना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से फ़ॉलो करोगे तो आप ठीक हो ही जाओगे। देखो, सबसे पहले आपको ना अपने आप को एजुकेट करना है और एक्सटर्नलाइज़ करना है ओसीडी को, मतलब ओसीडी को आपको अपने आप से अलग करना है। तो लेबल करना है कि दैट्स एनर्जी ओसीडी टॉकिंग, नॉट रियलिटी। ठीक है? तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, एक सेंटेंस है जिसे आप बार-बार रिपीट करेंगे कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है, इमेज आ रही है, तो तुरंत आपको पहचान लेना है, उसे लेबल करना है। ये एनर्जी ओसीडी बोल रही है, रियलिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपने ना अपने और ओसीडी के बीच में एक दूरी बना दी है। तो जितनी दूरी होती है उतना उसका इफ़ेक्ट कम होता है। रिचुअल ऑडिट, ठीक है? क्योंकि अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे के सारे जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो भी आप क्लीनिंग रिचुअल्स करते हो, प्रेयर वगैरह कुछ भी जो न्यूट्रलाइज़ करते हो, व्हाइट सब का ना एक पूरा का पूरा आप लिस्ट बना लो, और 0 से 10 के स्केल पर उसको कि कितना डिस्कम्फर्ट होता है, उसे जो है ना आप लिस्ट कर लो। जब आप अपने माइंड को पेपर पर एक्सप्रेस करते हो, अपने सारे ट्रिगर्स को, जो आपके साथ होता है, उसमें क्या है, आपका ये ट्रिगर मिलता है, अच्छा, फिर आपकी इतनी एंग्ज़ायटी होती है, फिर आपको जो है ना फ़ियर ये लगता है, आपका ये बिलीफ बन गया है, उसके लिए आप ऐसे कंपल्शन करते हो। तो यहाँ पर देखो कैसे करना। ऐसे करना, सबसे पहले आप लिखना अपना ट्रिगर, ठीक है? ट्रिगर के बाद आप लिखना एंग्ज़ायटी का वो, कि कितना एंग्ज़ायटी है 0 टू 10 के स्केल पर। फिर अपने फ़ियर्स को लिस्ट करना कि क्या-क्या डर लग रहा है। फिर उसके बाद लिखना तुम अपने बिलीफ को, कि क्या बिलीफ बन गया है, और फिर लिखना अपने कंपल्शंस को, ठीक है? इस तरीके से लिखना। तो इससे तुम्हारे माइंड में जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो पेपर पर आ जाएगा। बहुत क्लैरिटी आ जाएगी खुद को समझने में कि हाँ, इतना डिसफंक्शनल बिलीफ है मेरा, इतना डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, ये थिंकिंग एरर है मेरे उसमें। तो मुझे तो लगेगा ही ऐसा ना, क्योंकि जो स्टोरी हमारे दिमाग में फीड है, जो हमने बिलीफ बना लिया, बिलीफ क्या है, हमारी पर्सनल रियलिटी, हमने जो बना लिया है ना, जो हमने इस चीज़ को मान लिया है, तो उसके बेसिस पर हमारे अंदर ये इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम इतना एंग्शियस फील कर रहे हैं, आपने लोगों को खोने का डर लग रहा है, या मेरी वजह से अगर
लोगों को कुछ हो जाएगा, तो वो जो एक गिल्ट जो मुझे हमेशा रहेगा, मुझे उसे फेस नहीं करना है। इसलिए मुझे बस कंट्रोल करना है। मुझे ना 100% श्योर होना है कि नहीं, सब लोग सेफ रहें, मैं सेफ रहूँ, सब कुछ। तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके अंदर असली वजह क्या है। और फिर आप ये भी अवेयर होंगे कि जिस तरीके की सेफ्टी बिहेवियर आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं, वो एक्चुअली हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि और ओसीडी को मजबूती दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करता है। काफ़ी हद तक प्रॉब्लम यहाँ पर ही खत्म होने शुरू हो जाती है। अब और देखो, छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं, लैडर बना लिया आपने, तो ईज़ीएस्ट टू हार्डेस्ट आपने उसको पूरा का पूरा वो दे दिया। अभी जो मैं आपको बता रही थी कि आपने उस तरीके से सब लिस्ट करके बनाना है। फिर आप जो एंग्ज़ायटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग ईज़ी टू हार्डेस्ट को प्रायोरिटी रैंक दे देंगे कि भई जो ईज़ी वाला है, मतलब ईज़ी उसको कहेंगे जिसमें एंग्ज़ायटी कम है, उसको पहले लेंगे तो आपके लिए फेस करना आसान हो जाएगा। और फिर धीरे-धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लो अपना कि कोई भी एक सैड पोस्ट पढ़ें आप और कुछ भी मत करें उसको पढ़ने के बाद 5 मिनट तक। सिट वेयर समवन क्राइड, वहाँ पर बैठो जहाँ पर कोई रो रहा है। उसके बाद कोई भी 30 मिनट्स तक आप ना क्लीनिंग कुछ मत करो, कुछ भी किसी तरह से क्लेंजिंग प्रोसेस में मत इन्वॉल्व हो। हग अ फैमिली मेंबर व्हेन यू फील हैवी, जब भी आपको हैवी फील हो रहा है तो किसी फैमिली मेंबर को हग कर लो। अटेंड ए हॉस्पिटल लॉबी फॉर 10 मिनट्स, नो रिचुअल अंटिल बेड टाइम। इस तरीके से कुछ ना आप, ये तो जस्ट सैंपल्स हैं। जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन होगी उसके हिसाब से लिस्ट बनाओगे, फिर उसको रैंकिंग दोगे एंड देन फिर उसके हिसाब से आप ना अपना इस तरीके से प्लान बनाओगे, राइट? जैसे मेरी क्लाइंट थी तो उनको ना बहुत ज़्यादा डर लगता था अड़ोस-पड़ोस में कहीं दूर-दराज़ में भी सुन लें कि किसी की डेथ हो गई है। इवन एम्बुलेंस भी देख लें हैं या किसी भी तरीके से कोई स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, कुछ भी इस तरीके से, तो उनको ऐसा लगता था कि बस वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लिया उन्होंने और अब उनके घर में भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो फिर स्टेप बाय स्टेप ना, कैसे पहले एम्बुलेंस की फ़ोटो देखना या जिस कोई डेड पर्सन होता है उसको जिस तरीके से लिटाते हैं, ऐसे बहुत सारे गूगल पे ऐसे आपको फ़ोटो मिल जाती है, इस तरीके की क्लिपिंग मिल जाती है, किसी के लास्ट मोमेंट्स की, ना ले जा रहे हैं किसी को तैयार करके, तो वो सब चीज़ें दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। पहले दूर से ऐसे डिजिटली एक्सपोज़र कराना, फिर उसके बाद धीरे-धीरे एक्चुअल प्लेसेस पर विज़िट कराना। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप जब एक्सपोज़ करते हैं, तो धीरे-धीरे आपके अंदर का वो डर खत्म होने लग जाता है। आपको जब बताया जाता है कि जस्ट मैजिकल कनेक्शन क्रिएट करा, ऐसा नहीं होता कि आप किसी दूसरे की डेथ के उसमें अटेंड करेंगे, उसका वो जो स सारी की सारी वहाँ पर रिचुअल्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो एनर्जी ऐसे अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, ऐसे कंज़्यूम कर लेंगे कि आपके घर में भी बस बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें समझाई जाती हैं कि बाय थॉट एक्शन फ्यूज़न इस तरीके से आपका दिमाग कर रहा है, थॉट इवेंट फ्यूज़न है यहाँ पर। ये सब जब सिखाया जाता है उनको, तो फिर धीरे-धीरे हिम्मत आ जाती है फ़ेस करने की। तो आपको भी इस तरीके से अपना बना लेना है और करना है फ़ेस। और देखो, डिले एंड श्रिंक रिचुअल, इफ यू मस्ट रिचुअलाइज़, डिले करो 15 मिनट, मतलब थोड़ा-सा डिले करो, तो इससे क्या होगा कि वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो ओसीडी क्रिएट करता है ना, वो नहीं क्रिएट करेगा। तो कुछ भी जो है ना, क्या कहते हैं, जो भी आपका है उसको बस आपको डिले करना है। फिर विलिंगनेस स्टेटमेंट अपने आप को देना है, ये एक्ट थेरेपी से है। सी आई अलाउ द फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड द थॉट आई एम कंटामिनेटेड टू बी हियर व्हाइल आई लिव माय वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है? जैसे केयरिंग, प्रेजेंस। सो आप ना उस टाइम पर वैल्यूड एक्ट करो विथ डिस्कम्फर्ट। जो भी डिस्कम्फर्ट है उस टाइम हो रहा है, फिर भी डिस्कम्फर्ट को सहते जाओ और उस टाइम जो इम्पोर्टेंट है वो काम करते जाओ। यानी कि थॉट की जो प्रेजेंस है, जो फीलिंग की प्रेजेंस है, उसे अलाउ करो। यहाँ पर एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, आई अलाउ द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। या जो थॉट भी आ रहा है कि ये सब कंटामिनेटेड है, ये सब उसे अलाउ करो और जो भी उस टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको करो। डिस्कम्फर्ट होगा, हैवीनेस होगी, दिमाग बार बार नॉक 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 करेगा, रोकेगा, पर आपको भी ढीठ बनना है, आपको भी वही करना है जो उस टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तभी जाकर धीरे-धीरे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाएँ, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। थॉट से कैसे डिस्टेंस बनाएँ, एक्ट थेरेपी का एक जो डिफ्यूजन वाला पार्ट होता है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इसमें बहुत सारी टेक्निक सिखाई हुई है, उसे ज़रूर देख लेना। और देखो, कैसे कॉग्निटिवली रिफ्रेम करना होता है। प्रोब एविडेंस, हाउ मेनी टाइम्स डिड हैवीनेस लीड टू एक्चुअल हार्म? पूछो अपने आप से, है ना? जब देखोगे, पूछोगे तो पता चलेगा कुछ नहीं है। अब देखो, अल्टरनेटिव बिलीफ जो है ना, क्या कहते हैं, बनाना है, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, हैवीनेस इज इक्वल टू एंग्जाइटी अराउजल।
जो हैवीनेस है जस्ट ये एंग्जायटी का अराउज़ल है और कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ा ना फीलिंग्स फैक्ट्स होते हैं। तो इसमें ना इमोशनल रीज़निंग हो जाती है कि जैसे मुझे जो लग रहा है ना वही रियलिटी है। अरे भाई जो तुम्हें को लग रहा है, जो तुम्हें फ़ील हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्टोरी फ़ीड है, वहाँ से ये फीलिंग जनरेट हो रही है। बट ऐसा होता नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। तो इस तरीके से भी अंडरस्टैंडिंग करके आप अपने कॉग्निटिव लेवल पर अपने आप को रिफ्रेम करो। थॉट एक्शन फ्यूजन बर्स्ट कैसे लिखो, थिंकिंग फीलिंग एनर्जी का ये मतलब नहीं होता कि ट्रांसमिट कर दिया है हार्म। सो इसको डेली पढ़ो, प्रैक्टिस करो इस थॉट को पर्पसली कि आई माइट स्प्रेड बैड एनर्जी वाइल रिफ्रेमिंग फ्रॉम रिचुअल्स। सो जब भी आप ना बार-बार रियलिस्टिक वे में सोचना शुरू कर देते हो और आप इस चीज़ के लिए अवेयर होना शुरू हो जाते हो कि भाई मेरे दिमाग में जो भी कुछ आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा रियलिटी में एक्शन हो ही जाएगा, कोई इवेंट ऐसा हो जाएगा, नहीं होता ये सब चीज़ें। आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको उस चीज़ से धीरे-धीरे फ्री करेगी। और है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करना है, हाइपोथेसिस इफ आई डोंट क्लेंस आफ्टर अ हॉस्पिटल माय चाइल्ड विल फॉल सिक इन 24 आवर्स। ऐसे किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है ना? तो टेस्ट करो, स्किप क्लेंजिंग वंस, ट्रैक आउटकम्स अक्रॉस 10 ट्रायल्स, एक्सपेक्ट नेचुरल वेरिएशंस नॉट पैटर्न लिंक टू रिचुअल्स। ये एक्सपेरिमेंट करो। अब कहेंगे ऐसे कैसे एक्सपेरिमेंट करें, अगर सच में मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? देखो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, इतना तो करेज आपको इकट्ठा करना ही पड़ेगा। ये हो गया, वो हो गया, व्हाट इफ अगर ये हो गया, वो हो गया, अनसर्टेनिटी में ही घूमते रहोगे, तो फिर कभी भी बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाओगे और कभी भी इसकी साइकिल को तोड़ नहीं पाओगे, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, घूमते रहोगे उसी साइकिल में, फँसे रहोगे। तो थोड़ा तो हिम्मत आपको करनी ही पड़ेगी। इतने लोग हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, क्या जब वो किसी को देख कर आते हैं, सबके घरवाले ऐसे बीमार हो जाते हैं क्या? नहीं। तो ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग भी करो। आजू-बाजू के लोगों को देखो कितना फ्रीली रहते हैं, है ना? हॉस्पिटल में कितने प्रोफ़ेशनल्स काम करते हैं हर लेवल पर। कुछ नहीं होता ऐसा, अगर ऐसा कुछ रिस्क होता वहाँ पे तो कोई भी हॉस्पिटल में काम थोड़ी ना करता, किसी की हेल्प थोड़ी ना करता। तो हॉस्पिटल तो वो डिवाइन प्लेस है जहाँ पर लोगों को की लाइफ़ बचाई जाती है, लोगों को न्यू लाइफ़ मिलती है। तो आप अपने अंदर की थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो वो जगह जो सच में न्यूट्रल है, आप ही के लिए वो विलेन का रोल प्ले करिए, वो वापस से न्यूट्रल हो जाएगी। और देखो सोमैटिक टॉलरेंस ट्रेनिंग देनी है, शेड्यूल करना है 3 टू 5 मिनट्स बैठो, जहाँ पर भी आपको ये हैवीनेस फ़ील हो रही है, सो वो जो अंदर आपको लग रहा है ना कि मैंने एब्ज़ॉर्ब कर लिया एनर्जी उस वाले पार्ट को एंड जस्ट ब्रीथ नॉर्मली, उसी पार्ट पर आप जो है ना देखो जहाँ पर हैवीनेस फ़ील हो रही है और नॉर्मली ब्रीथ करो और उस सेंसेशन को लेबल करो, प्रेशर है, ये हीट है, उसे फ़िक्स करने की कोशिश मत करो जस्ट, जैसे सपोज़ करो यहाँ पर फ़ील हो रही है, इसे देखो बस, हाँ, ये जैसे एक प्रेशर है ना? जैसे एक फीलिंग है और नॉर्मल ब्रीथ करो, नॉर्मल ब्रीथ करो। अब ब्रीथिंग क्या है ना, आपका नर्वस सिस्टम काम कर देती है। तो बिना किसी ओसीडी के स्पेसिफिक रिचुअल के सिर्फ ब्रेथ वर्क से ही नॉर्मल या ब्रेथ को ऑब्जर्व करने से भी आपका ज़ोन शिफ्ट हो जाएगा और वो हैवीनेस जो भी आपको फ़ील हो रही होगी वो सब चली जाएगी। लेकिन अगर कुछ रिचुअल करोगे उस हैवीनेस को दूर करने के लिए तो बहुत बुरे फँसोगे। और है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मंत्रा है देखो, ठीक है? आपको यूज़ करना है वन न्यूट्रल सेंटेंस इंस्टेड ऑफ रिचुअल्स, जैसे आई एम चूजिंग नॉट टू न्यूट्रलाइज। सो आप ना खुद चूज करो कि भाई मेरा चुनाव है, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, माइंड भी सजेस्ट करेगा, दूसरे लोग भी सजेस्ट करेंगे, बट चूज करने वाले तुम हो। अवॉइड करो जो भी इस तरीके के डराने वाले या उसको और ट्रिगर करने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा तुम वो यूज़ करोगे, ट्रिगर करोगे, उतना ओसीडी फ़ोर्स करेगा कर, 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 कर। तो चूज़ करो कि मैं खुद चूज़ कर रही हूँ कि मुझे न्यूट्रलाइज़ नहीं करना है। ओसीडी बोलेगा ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखेंगे कि क्या होता है। ये बोलना पड़ेगा, इतनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मेटाकॉग्निटिव पोस्चर ट्रीट करो थॉट्स को एज़ नॉइज़ और टाइम बॉक्स वाइब रुमिनेशन मैक्सिमम 10 मिनट्स का वो करो, ठीक है ना? और बिल्कुल आराम से एक पावर पोस्चर में बैठ जाओ आराम से और सिर्फ 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम अपना वो देखो कि दिमाग क्या-क्या बक-बक कर रहा है, वो नॉइज़ की तरह जैसे बाहर से ना बैठे होते हैं ना, खिड़की से बाहर से शोर आ रहा होता है और वो हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन हम उससे बॉदर्ड फ़ील नहीं कर रहे हैं। हम झाँक-झाँक के नहीं देख रहे हैं, ये किसका है, बाइक का था, स्कूटर का था, कार का था, बस गुज़री, हम कुछ नहीं बोल सिर्फ़ बस हमें नॉइज़ कुछ सुनाई आ रही है और हम सिर्फ़ उसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बस इतना ही जो है ना हमें करना है। और
इस टाइम लिमिट के अलावा कहीं पर भी कुछ भी दिमाग में थॉट, इमेज कुछ भी आए, उस टाइम उसे एड्रेस ही नहीं करना है, सिर्फ इस टाइम ही उसको बस देखना है। एड्रेस करने का मतलब क्या है? सिर्फ उसे देखना है, सुनना है कि माइंड ये बकवास कर रहा है। कुछ एंगेज नहीं करना है, कुछ ठीक नहीं करना है, कुछ नहीं। बस माइंड को इस तरीके से मैसेज देना है कि भाई ये बकवास करना तू बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बैठे रहोगे, सुनते रहोगे, उसे देखते रहोगे, जो भी दिमाग में इमेज या कुछ भी ऐसे साउंड चल रहा है, बस देखते-देखते ही माइंड को मैसेज मिल जाएगा कि ये मुझसे उलझ ही नहीं रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कुछ भी डेंजरस नहीं है। तो दिन भर जो तुम लगे रहते हो, वो सब क्या है 10 मिनट में जो है ना सिमट जाएगा, और उस टाइम लिमिट के बाहर जभी भी कुछ आता है, तो बस जब मैं बैठूँगा उस चीज़ के लिए, तब सुन लूँगा कि क्या कहना चाह रहा है माइंड। तो इस तरीके से भी ये भी बहुत हेल्प करता है। और देखो, इंटरफेरेंस बेस्ड जो सीबीटी है उसकी टेक्निक है ये, स्पॉट द इमेजिन्ड सिनेरियो, जैसे एनर्जी स्टिक कॉजेज डिसीज, कि अगर चिपक गई तो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। एंड द सेंसरी रियलिटी, नो ऑब्जर्वेबल मैकेनिज्म, कुछ भी ऐसा हुआ तो नहीं ना, देखा कुछ रियलिटी देखी नहीं देखी है। प्रैक्टिस रिटर्निंग टू हियर एंड नाउ क्यू, व्हाट इज नोन वर्सेस इमेजिन्ड। हमारा जो माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस तो करता नहीं है। जस्ट आपका दिमाग कुछ भी इमेजिनेशन में कहानी पका रहा है, तो आपके अंदर वो रियल जो है ना रिस्पॉन्सेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि जो इमेजिन सिनेरियो है कि भाई एनर्जी आई तो डिजीज आ जाएगी, और सेंसरी रियलिटी क्या है, सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, उसकी रियलिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस करना सीखो। ओके, ये इमेजिनेशन है, ये रियलिटी है। माइंड को नहीं पता, तुम्हें तो पता है। तुम कौन हो? तुम माइंड हो ना, तुम उससे ऊपर की चीज हो, अवेयरनेस हो, तुम्हारे पास पावर है डिफरेंस करने की। अपने आप को ट्रेन करना है इस चीज में, ठीक है। ड्रॉप रीएश्योरेंस एंड कन्फेशन लूप्स, इस लूप से बाहर ही आना है। तो प्री प्लान फैमिली स्क्रिप्ट लिखो, ऐसे थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, प्लीज डोंट टेल मी आई एम क्लीन और सेफ, जस्ट अ हग, आई एम विद यू इज इनफ। यानी कि जिनसे हम रीअश्योरेंस लेते हैं ना, जिनके सामने हम कुछ कन्फेस करते हैं, उन्हें बोलो धन्यवाद आपके इतने प्यार, सपोर्ट, अनकंडीशनल्स के लिए, प्लीज़ अब लेकिन मुझे ना रीअश्योरेंस देना बंद कर दो। अब मुझे बस यही कॉन्फिडेंस दो कि बिना रीअश्योरेंस के भी मैं सब कुछ आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे मत बताओ कि मैं क्लीन हूँ, सेफ हूँ, जस्ट मुझे हग करो और बोलो कि हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम कर रहे हो, आप इसको फेस कर रहे हो, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो इस तरीके से ये भी बहुत हेल्प करता है जब आप ना अपने घरवालों के साथ मिलकर ये बोल देते हो कि मैं कितना भी आपको बोलूँ कि मेरे को रीअश्योरेंस दो, कुछ भी मैं आपको बोलूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे रीअश्योरेंस मत देना आप, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ओसीडी को फीड कर दोगे। तो आप इस तरीके का बॉन्ड अगर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्रिएट कर लेते हैं ना, तो वो भी इरिटेट नहीं होते हैं और आप भी उन पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि ओसीडी वाला बहुत गुस्सा करता है, नाराज़ कर देता है अपने फैमिली मेंबर्स को। हाँ, और है रिड्यूस फैमिली अकोमोडेशन, रिप्लेस आई विल सेव द रूम फॉर यू विद आई विल सिट विद यू व्हाइल द अर्ज पासेस। जैसे मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उसकी मदर उसे बहुत ही प्यार करती थी। ऑफ कोर्स कौन मदर अपनी बेटी को प्यार नहीं करती है। तो वो उसके साथ ना सारे रिचुअल्स जो है ना क्या कहते हैं फॉलो करने में उसको हेल्प करती थी। उनको लग रहा था कि वो प्यार कर रही है, अपनी बेटी को कम्फर्ट दे रही है, तड़पती है, लेकिन वो उसकी ओसीडी बढ़ा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करना, इसके साथ कुछ भी इस तरीके से ऐसे रीअश्योरेंस या जो भी इसके रिचुअल्स हैं उसमें मत इन्वॉल्व होना। सिर्फ़ इसको बोलना कि जब तक बेटा तुम्हारी ये जो एंग्ज़ायटी की अर्ज है पास नहीं हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ ही बैठी हूँ। हम वहीं पर रहेंगे, बस इतना साथ देना। तो वही ये टेक्निक है, अभी मुझे याद आ गया एकदम एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो क्या है, इससे ना सामने वाले को हौसला भी रहेगा कि हाँ, कोई बैठा है मेरा अपना, और वो किसी भी तरीके का कोई भी सेफ्टी बिहेवियर रीअश्योरेंस कुछ नहीं होगा, तो उसको बड़ा ही एक तो सेंस ऑफ सेफ्टी भी मिलेगा एंड उसको सीखने का मौका भी मिलेगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फैमिली में कोई आपके इस तरीके से आपके जो अर्ज है उसको पास होने के टाइम में अगर कोई हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो वैल्यूज़ मूव्स हैं, आइडेंटिफ़ाई करो 2-3 वैल्यूज़, बिहेवियर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कुछ भी हो सकता है कि खेलना किसी के लिए हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो सकता है, कहीं पर जाना हो सकता है, कुछ भी है। और चाहे आप रेडी हो या ना रेडी हो,
आपको वो करने हैं तो करने ही हैं। आपको ओसीडी कितना भी अटैक करे, कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो जो वैल्यूज़ हैं आपके, कम से कम टॉप 3 वैल्यूज़ जो आपकी लाइफ़ में हैं, उसको रखो। कमिटेड रहो कि ये मुझे एक्शंस लेने हैं और पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि मेरा ओसीडी मुझे रोकेगा, टोकेगा, बहुत परेशान करेगा, क्योंकि एनर्जी तो भई हर जगह ट्रैवल करती है ना। अब आप सड़क पे जा रहे हो तो पता नहीं ना, आप किसी की अंतिम यात्रा देख लो, ठीक है? पता नहीं किसी का एक्सीडेंट देख लो। कितने लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड नेगेटिव मूड में जा रहे होंगे, कोई लड़ रहा है, चिल्लम-चिल्ली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एनर्जी ओसीडी वाले तो डरते हैं ना। तो पता नहीं कहाँ से अनसर्टेनिटी क्या टपक जाएगी और तुम फिर परेशान से हो जाओगे, तो इसलिए परेशान मत होना। बस जो वैल्यू एरिया है, तो पहले से ही माइंड प्रिपेयर रखो कि माइंड जो है ना बक, 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 बक करेगा ही, सुननी नहीं है, इग्नोर करनी है, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है और बस वही करना है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भई, ग्रेडिट कॉन्टैक्ट विद नेगेटिव पीपल और प्लेसेस। धीरे-धीरे जो लोग थोड़े बहुत नेगेटिव लगते हैं या कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, जहाँ से भी तुम्हें लगता था कि कुछ ऐसी एनर्जी कंज़्यूम कर लेंगे, तो उन्हें जाओ करो। 5 मिनट की प्रेज़ेंस से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद कोई भी सेफ्टी बिहेवियर नहीं करना है। फिर धीरे-धीरे और टाइम बढ़ाते रहो और इस तरीके से देखो कि जैसे-जैसे तुम टाइम बढ़ा रहे हो, तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो, एंग्ज़ायटी कम होती जा रही है और तुम्हारा टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। बीच-बीच में इस तरीके से करो और हर बार जब वहाँ से आओ, तो देखो कि जाने से पहले मेरा एंग्ज़ायटी लेवल क्या था, मेरा कॉन्फिडेंस का स्केल क्या था। फिर जब मैं वहाँ से आया तो एंग्ज़ायटी ड्रॉप हुई, कॉन्फिडेंस अप हुआ। इस तरीके से बार-बार, बार-बार ट्रैकिंग करो। ये जब तुम ट्रैक करते हो तो तुम पन्ने पलट-पलट के देखते हो तो तुम्हें लगता है, अरे वाह! कितनी प्रोग्रेस कर ली है मैंने। पहले तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, नाम ही काँप नाम से ही काँप जाता था मैं। लेकिन अब तो क्या है कि मैं वहाँ जाता हूँ और मेरे लिए ईज़ी होता जा रहा है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और है, लिमिट करना है आपको सेफ्टी को। अब देखो, सेल्फ केयर करनी है, जेन्युइन सेल्फ केयर करो भई। अपने सोने का, खाने का, एक्सरसाइज़ करने का बहुत अच्छे से ध्यान रखो और ये सब जो सेफ्टी वर्जन्स है तुम्हारे, इनको लेबल करो और जो फालतू का बहुत नहाना, पूजा-पाठ, क्लीनिंग-व्लीनिंग ये सब था, इसको बंद करके जो अपनी बेसिक सेल्फ केयर है, उसको अच्छी तरीके से करो। जो तुम्हें पसंद है, अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो। अपने लव्ड वन्स के साथ हँसो, खेलो ना। और जब भी तुम्हारी एनर्जी ओसिडी इस बात की चेकिंग करे कि अभी तुम बहुत हँस रहे हो, कहीं अचानक से कुछ ऐसी बात ना बोल दें कि कुछ नेगेटिव वाइब्स आ जाएँ या कुछ है। इन सब से केयर फ्री, पॉजिटिव नेगेटिव सब साथ-साथ चलता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई नेगेटिव वर्ड कुछ बोल देगा या फिर कोई इंसान किसी वजह से परेशान है या किसी के घर में कोई मौत हो गई या कोई भी किसी भी तरीके का नज़र-वज़र पे बिलीव करते हैं या किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं, तुम उससे बात कर लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा बुरा ही बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें बस अपनी एनर्जीज़ अपने थॉट के लेवल पर सही रखनी है। नॉर्मल एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ-पियो, मस्त बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जियो और विश्वास रखो कि जिसने हमें बनाया है वो रक्षक हर पल हमारे साथ रहता है। फिर फ्री हो जाओगे इन सारी कंसर्न से। चलो आगे है, आपको इमेजिनेशन में एक्सपोज़र करना है ना? तो जो भी कुछ वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, देखो ज़रा भई 10-15 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, जो भी तुम्हें कन्वीनिएंट लगे अपनी एक ऑडियो बना लेना। एग्ज़ाम्पल देख लो। आई विज़िट द हॉस्पिटल, में जाता हूँ, आई फ़ील हैवी। हाँ भई, हॉस्पिटल जाता हूँ, हैवी फ़ील करता हूँ और मैं वहाँ से बैड एनर्जी भी चलो कैरी करके ले आया। मेरी फैमिली भी बीमार हो सकती है और मुझे गिल्ट फ़ील होगा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जो है ना, वो सारे केयरिंग स्टेप्स लूँगा बिना किसी रिचुअल के। हाँ, हो जाएगा ये, बुरे से बुरा हो जाएगा। हाँ भई, हो जाएगा। कोई बीमार हो जाएगा, किसी की मौत भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। जितना भी बुरे से बुरा होगा, वो सब कुछ पहले ही तुम अपने मुँह से बोल दो। लेकिन उसके बाद लास्ट में एक लाइन में मैसेज क्या होना चाहिए, चाहे कितना भी बुरे से बुरा ये कहानी हो, मैंने सेल्फ कंट्रोल में रहना है, कोई रिचुअल नहीं, कोई किसी तरीके का सेफ्टी बिहेवियर नहीं है। तो जितना भी तुम अपनी बड़ी स्टोरी लिखना चाहो लिखो, उसे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो, उसे सुनो। सुनते-सुनते ऐसा लगेगा क्या बकवास की बात है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हो जाओगे। कंपैशन प्रैक्टिस करो, है ना? एंग्ज़ियस सिस्टम ट्राई टू प्रोटेक्ट करता है ना, जो मतलब जो एंग्ज़ियस सिस्टम होता है हमारा, उसका क्या है? प्रोटेक्शन करने का इंटेंशन होता है। तो बोलो, थैंक यू माइंड, आई विल लीड फ्रॉम वैल्यूज़। लोअर कर देता है ये आपकी शेम को और जो आपके कंपल्शंस को आप फ्यूल दे रहे होते हैं ना, वो सब भी खत्म हो जाता है। तो माइंड को बोलो, थैंक यू माइंड, डियर माइंड, भाई तुम मुझे हर समय बचाने के लिए कितना कुछ क्रिएट कर रहे हो, बट मैं ऑलरेडी सेफ हूँ, मेरे फैमिली मेंबर सब सेफ हैं। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लिखो और अपने साथ कंपैशनेट रहो, ना कि ये हर समय कुछ ना कुछ सेफ्टी बिहेवियर करते रहो। नहीं, जब आप अपने थॉट्स को समझना शुरू कर दोगे, आप समझना शुरू कर दोगे कि माइंड किसी भी तरीके की स्टोरी बना देता है।
और स्टोरी को सुनकर सेम ओल्ड स्टोरी, वही बग, 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 तो आप माइंड को बस स्माइल करके थैंक्स बोलो, पर उसकी बात नहीं माननी है, क्योंकि वो मिसइंटरप्रेट कर रहा है। थ्रेड्स को कैटास्ट्रॉफिक वे में मिसइंटरप्रेट करके वो आपको एक ना फॉल्स फियर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप जो है ही नहीं, इल्यूजनरी है, उससे कैसे बचा जाएगा? तो इसलिए ये समझते हुए आप ऐसा भी अपने साथ कंपैशन प्रैक्टिस करो। और भाई अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, कितना भी आप कर रहे हो, दिन में 1-2 घंटे से ज़्यादा अगर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं, कुछ भी ऐसा लग रहा है और कितना भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, देन किसी प्रोफेशनल से मिलना है, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है। ऐसा उसे वेस्ट नहीं करना है। सो माय डियर वंस, ये थी वैल्यूएबल वीडियो। इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना, नोट्स बना लेना और इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।